और फिर रहता है वायव्य कोण। अगर वायव्य कोण का कोणा बढ़ा हुआ है तो उसको काफी हद तक, यानी काफी, जैसे आग्नेय कोण बढ़ा हुआ है तो कई जगह बहुत अच्छा माना जाता है, और कहीं साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ तो वो पेशों के लिए, शरीर के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन वायव्य कोण 50% तक अच्छा है, लेकिन 50% नेगेटिव भी है। अच्छा। वो नेगेटिव कैसे है, एक बड़ा रोल देखने को मिलेगा कि कुछ घरों में ना भूत प्रेतों के जैसे शिकायतें हैं, भूत प्रेत जैसी मानसिकता, कभी बच्ची को 10 साल तक ही दिखा रहे हैं, कभी 2 साल बच्चे को दिखा रहे हैं, यानी उस घर में वो मानसिकता जाती नहीं, क्योंकि वायु तत्व है और वहां से वायु बिगड़ गई है। नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है दिनेश जी, और हम कहते हैं हमारे गुरु जी। इस एपिसोड पे आपका पुनः स्वागत है, और दर्शकों को हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं, पुनः धन्यवाद देते हैं कि हमारे पिछले एपिसोड्स को उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और तमाम टिप्पणियां, तमाम संदेश आए, आपको धन्यवाद देते हुए संदेश आए, बहुत सारी जानकारी आपने दी, तो पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं, और ये जो शंकाएं हैं उनको आप उनका निवारण कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, तो हम अनुग्रहित हैं। धन्यवाद आपका और दर्शकों का मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं इसमें सहयोगी बन पाया, और ऐसे प्रेम दर्शकों का मिलते रहे तो और दिव्य दिव्य चीजें हैं वो निकलती रहे। तो प्राणेंद्र नाथ जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। और जो आप दर्शकों के लिए, यानी नए नए विचार लेकर के, नए नए जिज्ञासा लेकर के, नए नए प्रश्न लेकर के, यानी उनका भावनाओं को लेकर के आप यहाँ पे उस विषय को आप आगे की ओर प्रोत्साहन करें, जिससे उनके जीवन में भी मंगलता आए, तो उसके लिए आपको और दर्शकों को दोनों को धन्यवाद। अब गुरु जी, अगर आप जैसे हो तो प्रश्न तो आएंगे ही, और प्रश्न का कोई कमी है? प्रश्न तो अनंत, हरि कथा अनंता, तो प्रश्न की तो बौछार है। अब आज के प्रश्नों से हम शुरू करते हैं आपके साथ कि गुरु जी ये बताइए कि किस तरीके से, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वास्तु क्या है, महावास्तु क्या है, और क्या कहते हैं आपके एनर्जी किस तरीके से होती है, और हम किस तरीके से, अगर हमारा एक घर का कोना, गांव की बात कर रहे हैं, फ्लैट तो सब बना देते हैं, फ्लैट तो डेवलपर बना देते हैं, वो जैसा बना देंगे उसी चौकोर में रहेंगे, और अधिकतर फ्लैट जो होते हैं वो चौकोर होते हैं। वास्तु में चौकोर ठीक है, लेकिन गांवों में या ऐसी छोटी छोटी जगहों में, टाउन्स में, जहां पर एक मकान है, एक टेढ़ा है, एक मेढ़ा है, एक ने इधर बढ़ा दिया, एक ने तिकोना कर दिया, वहां उनके लिए बड़ी विषम स्थिति हो जाती है। तो उस स्थिति में ज्यामिति का क्या रोल है वास्तु में? वास्तु क्या है, महावास्तु क्या है? ये थोड़े से जटिल प्रश्न हैं जो अगर आप सॉल्व कर सकें। ये बहुत ही शानदार आपने क्वेश्चन किया कि वास्तु और महावास्तु क्या है। एक मोबाइल, छोटा मोबाइल और बड़ा मोबाइल, जी ठीक है ना जी। अब बड़े मोबाइल के हवा चला रहे हैं, उससे पहले छोटे मोबाइल को तो जान ले जी, यानी जड़ को तो जान ले जी। यानी महावास्तु यानी उस विषय के और विस्तृत जानकारी, लेकिन वो विषय है क्या? वो विषय देवता से संबंधित ही है जी। विषय से, यानी उस देवता से, उस ऊर्जा से भिन्न तो है ही नहीं। तो महावास्तु एक वैसे हवा बोल सकते हैं उसको, लेकिन बेसिक जो वास्तु, वेद वास्तु है, वेद मंत्रों से या देवताओं से भिन्न महावास्तु नहीं है जी। और जो दूसरा आपने पूछा कि कॉर्नर का बढ़ा हुआ, तो गांव में, देहात में जो कॉर्नर बढ़े हुए रहते हैं, तो उनका क्या है कि जीवन काल में असर आता है। जैसे जीवन काल में असर आता है तो क्या होता है, मान लीजिए साउथ वेस्ट बढ़ गया तो उनके शरीर है वो हाथी जैसे होने लगते हैं, यानी पृथ्वी तत्व बढ़ने लगा है जी, जी, जी। अब अग्नि तत्व बढ़ गया, यानी आग्नेय कोण बढ़ गया, तो उनके शरीर, उनके घर में जो लोग रहते हैं उनमें फायर एक्शन ज्यादा होता है। तो अगर वो फायर है, अगर वो व्यापार में, पढ़ाई के लिए लग रही है, तब तक तो ठीक है। अगर वो एनर्जी झगड़े में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना भी, एक चीज, कोई भी चीज बड़ी भी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जब उसका नेगेटिव प्रभाव मिलने लगने आग्नेय कोण में, तब आपको उस हिस्से को कम कर देना चाहिए। यानी आपके घर में लड़ाई, वो घर के सभी सदस्य अगर आक्रोध में रहते हैं, आवेश में रहते हैं,
अगर उसकी वजह से नेगेटिव जीवन में असर आ रहा है तो आग्नेय कोण बढ़ा हुआ है उसको कम कर दीजिए। और फिर आते हैं हम ईशान कोण। ईशान कोण बढ़ा हुआ बहुत शानदार होता है, सांसें बड़ी हुई हो तो शानदार होता है, जीवन में क्लियरिटी हो यानी विजन क्लियर रहता है बस। तो ईशान कोण बढ़ा हुआ हमेशा बढ़िया रहता है। और फिर रहता है वायव्य कोण। अगर वायव्य कोण का कोणा बढ़ा हुआ है तो उसको काफी हद तक यानी काफी, जैसे आग्नेय कोण बढ़ा हुआ है तो कई जगह बहुत अच्छा माना जाता है, और कहीं साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ तो वो पेशों के लिए शरीर के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन वायव्य कोण 50% तक अच्छा है, लेकिन 50% नेगेटिव भी है। वो नेगेटिव कैसे है, एक बड़ा रोल देखने को मिलेगा कि कुछ घरों में ना भूत प्रेतों के जैसे शिकायतें हैं, वो भूत प्रेत जैसी मानसिकता कभी बच्ची को 10 साल तक दिखा रहे हैं, कभी 2 साल बच्चे को दिखा रहे हैं, यानी उस घर में वो मानसिकता जाती नहीं, क्योंकि वायु तत्व है और वहां से वायु बिगड़ गई है, तो वो बैलेंस बिगड़ गया। यानी वो वायु तत्व के साथ में मान लीजिए वहां पे कुछ एट्रीब्यूट ऐसे आएंगे जिसे, तो उसके साथ में क्या वो सपोर्ट से वो चीजें ग्रो करती है। अगर इस तरह का नेगेटिव असर आने लगे, मान लीजिए जीवन में 10 साल हो गए साहब, बच्ची को दिखा रहे हैं, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ताबीज जंतुर बनवा रहे हैं, कहीं झाड़ा झपाटा लगा रहे हैं, जिंदगी भर हो गए रुपये खर्च करते हुए, लेकिन आज तक समझ में नहीं आ रहे, पहले बेटी थी फिर माँ थी, या घर में ऐसे सदस्यों को चलता रहता है। ज्यादातर लेडीज को होता है, लेकिन जेंट्स भी इसमें आ जाते हैं, जेंट्स भी इसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो लगता है कि फिर ये साइको हो गया कि कुछ चीज ऐसा क्या हो गया है। तो उस समय में अगर ऐसी परिस्थिति लगे तो उस हिस्से को बैलेंस कर लीजिए, आपके जीवन का सारा बैलेंस बन जाएगा। तो इस तरह कोने बढ़े हुए हैं, उनका अच्छा रिजल्ट भी है और नेगेटिव रिजल्ट भी है। कहते हैं ना भाई कि हिस्से के दोनों पहलू होते हैं, तो इस तरह से दोनों पहलुओं को आंक लेना चाहिए। तो गुरुजी, हमारे जो साधारण दर्शक हैं उनके लिए कुछ जटिल प्रश्न आ जाते हैं आपके पास। अच्छा। और वो जटिल प्रश्न है कि वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो ये तो समझते हैं, लेकिन ये आग्नेय कोण और ये वायव्य कोण और ये क्या कहते हैं ईशान कोण, और एक और है शायद नैऋत्य कोण, तो ये क्या है, किन किन के बीच में रहते, ताकि वो सुलझ जाए कि हाँ ये दिशाएं ये होती हैं। बहुत बढ़िया। एक सिंपल सा साधारण, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर है वो है ईशान कोण जी। उसको देव कोण भी बोलते हैं जी। और इसको जल कोण भी बोलते हैं। अच्छा। और फिर आता है ईस्ट और साउथ जी। इसके जो बीच का जो कॉर्नर है इसको बोलते हैं आग्नेय कोण। यहाँ की अग्नि की एनर्जी है तो इसलिए आग्नेय कोण बोलते हैं जी। और नैऋत्य कोण बोलते हैं, जो साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है वो नैऋत्य कोण है। जी। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो कॉर्नर है वो वायव्य कोण है। तो ये थोड़ा सा समझ लेना उचित है। जी, इसलिए हमने पूछा कि हम लोग प्रचलित हैं सिर्फ 4 कोणों से, शुरू से क्लास 1 से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं। तो ये आपने बताकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि इससे लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा कोण किसके बीच में होता है। अब कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका कि सीधे समाधान तो इनके साथ नहीं है, लेकिन ये क्या कहना चाहिए कि जो लोगों के बीच में बड़बड़ाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं वो प्रश्न। एक तो प्रश्न इस तरीके से है कि नाग नागिन का क्या महत्व है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नाग नागिन का महत्व तो यानी जैसे सृष्टि का जी और ब्रह्म का महत्व है ना जी, वैसे ही महत्व है। क्योंकि नाग और नागिन है, वो कोई भी गृह बनता है, कोई भी भूमि बनती है तो उसमें नाग नागिन के जोड़े को रखा जाता है। एक तो नाग को देवलोक माना जाता है, यानी देवत्व का उसको स्वरूप मिला है, वो देवताओं की श्रेणी में आता है। और वो सृष्टि जितनी भी चलती है ना वो नाग के विधान से ही चलती है, यानी सृष्टि का दूसरा स्वरूप है नाग। राहु का जो यानी नाग का जो मुख होता है उसको कहा जाता है राहु, और जो पृष्ठ भाग होता है उसको केतु कहा जाता है। क्योंकि राहु केतु की तो अभी रचना हुई है ना समुद्र मंथन से, तो राहु केतु तो पहले भी थे, राहु केतु तो पहले भी थे, यानी वो एनर्जी तो पहले भी थी। ये तो एक कहानी है बाद में बनी, जुड़ और इसमें जुड़ गई। तो इनका स्थापन और इनका विधिवत बहुत जरूरी है, जो जीवन में हैप्पीनेस और खुशियां प्रदान करता है।
क्योंकि हमने कई बार गाँव में जाते हैं, देखते हैं किसी घर के सामने एक तरफ नाग बना है, नागिन बनी है, इस तरह से भी रहा है, कहीं पर शुभ लाभ लिखा हुआ है, कहीं स्वास्ति का चिन्ह लिखा हुआ है। तो ये जो चिन्ह है, ये तीन मुख्यतः देखे गए हैं। गणेश जी लक्ष्मी जी का चिन्ह तो ठीक है, स्वास्ति का चिन्ह, शुभ लाभ लिखना, ये शुभ लाभ लिखना क्या घर के लिए उचित रहेगा या दुकानों के लिए ठीक है? देखिए, स्वस्तिक का चिन्ह वो कहीं भी वास्तु में आप स्वस्तिक का चिन्ह लगा सकते हैं। अब जैसे कहा जाता है कि उत्तर दिशा में जो मुख्य देवता है या उत्तर दिशा में श्रेष्ठ इंट्रेंस होता है या मेन गेट होता है, वहां पे भी नाग देवता है, वहां का इंट्रेंस भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो एक वो सिंबॉलिक जुड़ गया भी, उत्तर दिशा से एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है, वहां पे देवता कौन होते हैं, नाग देवता होते हैं। तो वो सिंबल हमने जीवन में भी उतार लिया, हमने उसको मेन गेट पे लगा दिया कि चलो हमारा उत्तर दिशा में घर तो नहीं है, नाग देवता की जगह घर तो नहीं है, लेकिन हमने वहां पे नाग का सिंबल बना दिया। जी। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कहीं कहीं पर, जैसे मान लीजिए हमारा घर का कोई कोना, जिसको जैसे ईशान कोण, कहीं कहीं इस तरह होता है कि थोड़ा सा बाधित रहता है, बाधित इस तरह में लंबा नहीं है और बराबर कभी नहीं है, चौकोर भी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा और अंदर की तरफ है, मतलब छोटा है, तो क्या वहां पर हम दर्पण लगा करके उस कोने को दिखा सकते हैं कि बड़ा है? देखिए, इसमें क्या होता है, दर्पण जो होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर करने का भी प्रक्रिया चलता है। यानी नेगेटिव एनर्जी है वो जहां से आ रही है वहीं से वापस चली जाए। और वो अगर विशेष मान लीजिए आपके घर में कहीं से नेगेटिव एनर्जी का या कहीं से बदबू का या ऐसा स्रोत बन चुका है, मान लीजिए ईशान कोण में आपके घर के बाहर इस तरह की कोई एनर्जी है, तो आप वहां पे शीशा लगा रहे हैं, तो आप वहां पे शीशा लगा सकते हैं। तब क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी वो बाहर जाने लगेगी। हाँ, एक चीज ये भी है साथ साथ में कि शीशा जो रिफ्लेक्स करता है, तो उसमें चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, दोनों को वापस कर देने का काम जो है शीशा करता है। तो अब बात यहां पर एक आती है, आपने जो कहा कि शीशे के बारे में, अब एक कई जगह लोगों के मन में एक धारणा आ जाती है, कहते हैं कि जो शौचालय में इस तरह बैठना चाहिए कि मुंह जो है उत्तर की तरफ, फ्लैट पे तो संभव नहीं है। तो कहीं कहीं हमने पढ़ा है कि भाई आप एक काम करिए, आप वहां शीशा लगा लीजिए। तो वहां पर किस तरीके से किया जाए, मैंने उसका निवारण कैसे करें? देखिए जी, पहली बात तो ये कि बाथरूम में शीशा बोल करके भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि चाहे बाथरूम हो चाहे आपका बेडरूम हो जी, आपका अंग जो है बिना वस्त्र के शीशे में नहीं दिखना चाहिए। शुक्र है वो प्रतिनिधित्व करता है शीशे का। अच्छा। बोलते हैं घर में जितनी ज्यादा शीशे होंगे उतनी ज्यादा लग्जरी होगी। जी, जितने ज्यादा शीशे होंगे उतनी ज्यादा लग्जरी होगी। तो शीशे बाथरूम में और जहाँ पे मेन बेड आए उस पे शीशा नहीं होना चाहिए, यानी शरीर नहीं दिखना चाहिए। जी। और जो आपने दिशा की बात कही उत्तर मुख की, तो एक देखिए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना, ये जो शब्द है ये कई जगह पे है कि जीवन में जब भी किसी से ठहराव के साथ बात करनी हो तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बात करनी चाहिए। तो वो ठहराव पूर्वक कार्य होता है, वो ठहराव पूर्वक कार्य होता है। तो और वो शरीर को एक बैलेंस में रखने का काम करता है। जी, जी, ठीक है ना जी। क्योंकि जो साउथ की दिशा है, तो आप साउथ में बैठे या उत्तर की तरफ मुख किए तो आपके शरीर में बैलेंस आ गया। आप जीवन काल में कहीं भी आप कोई भी बात कर रहे हैं किसी से भी, पेशेंट से या कोई भी, आपके मन में हलचल हो रही है, आपके मन में कुछ भ्रांति आ रही है, आप ठीक से कॉन्शस बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्शस कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उत्तर दिशा की ओर मुक्त कर करके बैठेंगे तो आपके लिए वो हर ही कार्य इजी हो जाएगा, उसमें स्थायित्व आ जाएगा और स्थायित्व आ जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक इसमें यहीं पर मेरे एक संशय फिर उभरता है जी। कि हम लोग घर में रहते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम लोग बड़े कामकाजी आदमी, आज हमारे यहाँ के घर के बच्चे आज यहाँ गए, 2 दिन होटल में ठहरे, 3 दिन वहाँ ठहरे, यहाँ ठहरे। अब होटल में जब ठहरते हैं, होटल में एक तो शीशा लगा होता है, होटल में वास्तु का उनको पता नहीं रहता, तो होटल में 1 या 2 दिन रहने से, ठहरने से वास्तु का, होटल के वास्तु का
वहां के जो ऑक्युपेंट है, रहने वाला है, जिसने होटल में जो ठहरा हुआ है, उसके ऊपर कोई असर पड़ता है? देखिए, हम जहां भी रहते हैं ना, कहते हैं ना कि पाँव के नीचे धरती ही ऐसी आ गई थी जी। है। तो जहां भी रहते हैं, जहां भी खड़े थे, उस धरती का तो असर आता ही आता है। जी जी। होटल की बात करें तो साथ में मंदिर की बात कर ले। अगर कहीं विशेष स्थान के मंदिर में हम खड़े होंगे तो हमारा नेगेटिव फोन भी नहीं बजेगा। जी जी। हमारा नेगेटिव फोन भी नहीं बजेगा। यानी वो घटना भी हो चुकी है, फिर भी हम मंदिर से बाहर आने के कुछ समय बाद फोन आएगा। अगर नेगेटिव एनर्जी की जगह हम खड़े हैं तो हमारा काम बनने वाला है, सारा काम हो चुका है, फिर भी उसका कैंसिलेशन का फोन आ जाएगा। यानी जगह स्थान का प्रभाव तो पड़ता है इसमें। जैसे 1-4 का कॉम्बिनेशन जहाँ पे आ जाता है, यानी 3-1-1-3, जो 4 नंबर का रूम होता है अक्सर होटलों में खाली ही मिलता है ज़्यादातर। अब का आजकल लोग रखते भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे राहु की एनर्जी ज़्यादा कैरी होती है। तो प्रभाव तो हर जगह का पड़ता है। तो हाँ, एक चीज़ है कि उसका अस्तित्व नहीं है जीवन में। भाई 2 दिन के लिए हम कहीं रहे तो उसका कोई विशेष प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता कि उसकी वजह से बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जीवन में अनर्थ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने जो भी बात किया कि रूम नंबर की बात, होटल में रूम नंबर की बात, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो अलॉट होगा मिल जाएगा। हमारे घर में भी जो हमको नंबर मिलता है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। वो जो म्यूनिसिपैलिटी बोलेगी वो हो जाएगा, या जो डेवलपर बोलेगा उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। तो इस नंबर का कोई प्रभाव पड़ता है? जी, नंबर का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 को रिप्रेजेंट करता है सूर्य जी। यानी 1 का प्रतिनिधित्व जो करता है, प्रतिनिधि जो होता है सूर्य होता है जी। और 2 नंबर का चंद्रमा, और 3 का जुपिटर बृहस्पति, 4 का राहु, 5 का बुध, 6 का शुक्र यानी लग्जरी, 7 का यानी केतु यानी स्पिरिचुअलिटी, 8 का यानी शनि यानी स्ट्रगल, और 9 का मतलब एनर्जी, यानी जिस एनर्जी का कोई तोड़ न हो। तो ये 9 तक जो है नंबर, यानी ये अलग अलग एनर्जी को कैरी करते हैं। वही जो 9 एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, वही 9 एलिमेंट्स को इस तरह से इनको जीवन में देखा जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कि आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, फिर आपकी नेम की फ्रीक्वेंसी कैसी आती है, एक व्यापार की फ्रीक्वेंसी कैसी आती है। वही मोबाइल नंबर में भी हम देख सकते हैं कि हमारी वो जीवन में फ्रीक्वेंसी कैसी आ रही है। जैसे ज्योतिष में भी कहते हैं कि राहु और सूर्य एक साथ आ जाए तो ग्रहण योग बनता है जी। हाँ, तो 1 नंबर होता है सूर्य, 4 नंबर होता है राहु। तो 1-4 या 4-1 की एनर्जी आती है तो वो ग्रहण योग की तरह, यानी उसका असर जीवन काल में आता है। और 1-8 यानी सूर्य शनि बाप पिता पुत्र की बनती नहीं, तो 8-1 या 1-8 आ जाए तो जीवन काल में, यानी मोबाइल नंबर में ये आ जाए पेयरिंग में, तो पिता से सुख नहीं मिलता। यानी या तो पिता से हमेशा दूर रहेंगे, या पिता हमेशा बीमार रहेंगे, या पिता कभी जीवन में बात ही नहीं करेंगे। यानी वही जो असर है न्यूमरोलॉजी में, यानी वही 9 एलिमेंट्स ही है। 9 एलिमेंट से तो परे कोई थ्योरी है ही नहीं ना जी। वो परे कोई थ्योरी है ही नहीं। तो यही 9 एलिमेंट्स को हमारे जीवन में हम कैसे सजाएं, और क्या है कि अपने जीवन में हर एक चीज को नंबर से कैसे जोड़े। अब ये आपने कहा कि कुछ चीजें हमारे जीवन में अपने हम चाहते हैं वैसे नहीं मिलती है, भाई सरकार या जो कंपनी देती है वही मिलता है। तो उसमें क्या होता है, हम आगे या पीछे Y1 लगा सकते हैं या Y3 लगा सकते हैं, आगे या पीछे करके। तब क्या हमारे घर की एनर्जी बदल जाएगी। अच्छा, हमारे घर की जो एनर्जी है वो बदल जाएगी। तो हम अपने घर का एड्रेस डालें तो, या जो मैप में दिखाए तो उसमें जो नंबर डालें तो Y1 या लास्ट में Y3 लगा दें, तो उससे क्या हो, एनर्जी थोड़ी बैलेंस करते हैं अपने जीवन में कि चलो इस प्रभाव का भी, हम नेगेटिव प्रभाव को और थोड़ा कम कर लें। अब यहाँ पर आपने बड़ी सुंदर बात कही, लेकिन आपने एक चीज जोड़ दी नंबर के साथ, अक्षर। ऐसे अक्षर तो कभी खत्म नहीं होते, अक्षर जो अक्षर नहीं होते। अब आपने कहा वाई, हिंदी नहीं लगा सकते? हिंदी का अक्षर जैसे मान लीजिए A3, A4, तो आ का क्या फर्क पड़ेगा? मैंने अक्षरों का नंबर पर कोई फर्क पड़ता है?
नहीं, मैंने वाई शब्द को यूज किया है। मैंने वाई की जगह जो एक लाइन दे करके एक्स्ट्रा में दिया जाता है, अच्छा। यानी एक लाइन दे करके एक्स्ट्रा में दिया जाए, उसको मैंने वाई यानी वाई शब्द को इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। आपने एक स्लैश करके एक स्लेस करके कि वो एक्स्ट्रा पॉइंट है। अच्छा, या तो ये या वो, इस हाँ, तरीके से, ठीक है। तो उससे भी क्या है कि उस जीवन में, उसके जीवन में क्या है, बैलेंस बन जाता है। अब लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन, मैं उसी को फिर दोबारा कहूंगा आपसे, क्योंकि मुझे खुद क्लियर नहीं हो रहा है कि अगर जैसे मेरे फ्लैट का नंबर है 1CD, अब हमारा फर्स्ट फ्लोर है, उसमें 4 फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर को 1 कह दिया और 4 फ्लोर फ्लैट में से एक को A कह दिया, एक को B कह दिया, एक को C कह दिया, एक को D कह दिया। अब सारे के सारे 1 हैं, लेकिन ABCD से सब अलग अलग हैं, तो ABCD से कोई फर्क पड़ता है नंबर में? बिल्कुल बिल्कुल, यानी C का मतलब होता है 3 और D का मतलब होता है 4 जी। तो 4 और 3 7 हो गए, और पहले आपने 1 जोड़ा ना जी। 7 और 1 8 हो गए, टोटल 8 नंबर आ गए। तो 1 नंबर बोला जाता है शनि का होता है, और शनि का होता है तो जिनके डेट ऑफ बर्थ में भाग्यांक या मूलांक 8 नंबर होता है तो उनके सपोर्टिव हो गया, या जिन जिन का 8 नंबर सपोर्टिव है उनके लिए सपोर्टिव हो गया। वहीं अगर वो सपोर्टिव नहीं रहा तब हम उसमें एक कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं ताकि उनकी लेंथ है वो एक नंबर के हिसाब से, और वो जो लास्ट में एनर्जी निकल के आए वो 1 से लेके 9 तक वो हमारे लिए हितकारी हो जाए। ऐसे नाम का चयन करते हैं, तो एक एक अक्षर से भी ये नंबर्स निकलते हैं। वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प है। और मैं तो समझता हूँ कि शायद अंक विज्ञान, वास्तुशास्त्र और ये सब चीजें तो एक विज्ञान है बेसिकली, सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, इनमें और भी जाना जा सकता है। तो इससे पहले कि हम और कुछ बात करें, एक छोटा सा प्रश्न जो बहुत कॉमन रहता है, गांव वालों में भी रहता है, बाहरी लोगों में भी, शहरों में शायद इतना ना मिले लेकिन गांव में मिलता है, ये मंदिर की छाया क्या होती है? बहुत बढ़िया। मंदिर की छाया का एक सबसे पहले तो बहुत लोगों को डर है, मन में हमेशा डर रहता है कि बगल में मंदिर है तो पता नहीं क्या। अगर सुबह 9 से 3 के बीच में अगर आपके घर पे छाया न पड़े तो वास्तु दोष, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। अच्छा। किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, ये जीवन काल में देखा है। और क्या होता है कि मंदिर जो होता है ना, भी सब लोग जाते हैं अपनी अपनी नेगेटिव भावनाएं लेकर भगवान के पास जाते हैं, तो वो मंदिर क्या है, वो नेगेटिव भावनाएं ले लेता है और पॉजिटिव दे देता है। तो कहते हैं एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। जी जी, एनर्जी तो कभी खत्म नहीं होती। तो मंदिर टॉक्सिन निकालता है चारों तरफ। मंदिर अपने चारों तरफ वो टॉक्सिन निकालता है, तो इसलिए वहां पे क्या है कि वो मंदिर का टॉक्सिन हो गया, इसीलिए वहां पे कोई जल्दी से पनप नहीं पाता, वो भी गृहस्थी में। हालांकि दुकानें जो होती है ना, वहां पे वो गजब चलती है। अच्छा। हाँ, दुकानें जो है, व्यापार का कार्य जो है वो बहुत गजब चलता है, बहुत शानदार चलता है। अच्छा, हाँ जी, बड़ी अच्छी बात हुई। अब इसी में आपके इससे प्रश्न में एक आया चीज से बात आई कि ये पीपल को देवता माना जाता है, बरगद को देवता माना जाता है। अब अगर ये किसी के घर के आसपास ये पेड़ हैं, मंदिर नहीं है, इन पेड़ की अगर छाया उस 9 बजे से 3 बजे के आसपास पड़ रही हो तो क्या उसका कोई असर होता है? पेड़ की छाया से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर पेड़ की टहनियां घर के भीतर आ रही है तो वो एनर्जी को अंदर दे रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। बाहर में पेड़ है, उससे आपके घर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और बल्कि तो ये शुभता का प्रमाण मिलता है। जी अभी पीपल को तो नारायण का है ना स्वयं, ठीक है ना जी। और इनकी तो पूजा हर जगह बताई गई है जी। और ये सतोगुणी भी है जी। तो इनका प्रभाव फिर नेगेटिव बिल्कुल नहीं आएगा। कोई भी पेड़ पौधा हो, अगर उसकी टहनियां घर में आ रही है तो वो बाहर से एनर्जी कैरी करते हुए अंदर ले आता है। तो टहनियां अंदर नहीं आनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब बातों के बीच में एक बात और आती है जी, बहुत सारी किताबें मिलती हैं फेंग शुई पर। वास्तुशास्त्र तो हम लोग चूंकि थोड़ा सा पुराने आदमी हैं तो हम लोग तो हमने पढ़ा है अपने बचपन में, लेकिन फेंग शुई है, टैरो है, ये सब तमाम चीज़ें आनी शुरू हुई तो इनसे अब हम लोग आकर्षित होकर के अपने को भूल रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है इसका हम हिसाब किताब नहीं लगा पाते हैं, तो जो जैसा चाहता है वैसा पढ़ा देता है और भोले वाले लोग पढ़ते रहते हैं। फेंग शुई का
कितना महत्व है, वास्तु का कितना महत्व है, कितना आपस में इनमें संबंध है, इसके बारे में जरा बताइए। एक ये जी, सबसे पहली बात तो ये कि फेंग शुई है वो चाइना का है जी। और चाइना के माल का कोई भरोसा नहीं टिकने का। और दूसरी बात, जिन शब्दों को हमने जीवन में जिया ही नहीं, जी जी यानी ध्यान को, योग को, एक नॉर्मल से नॉर्मल शब्द को हम जीवन में जीते हैं और हजार जगह उसका विश्लेषण होता है जी। तो जिस शब्द को हमने जिया ही नहीं वो हमारे जीवन में लागू कैसे होगा? जी, जी। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये, चीजें वो वही चोरी करते हैं क्या कि भी कहीं हाथी लगाओ, कहीं घोड़ा लगाओ, भी कहीं आप जो जिस देवता की रेमेडी है वो वही बताता है, उसने नाम दे दिया नया। उसने एक क्या होता है मार्केट में, लोगों में एक होता है ना कि अच्छा ये कुछ नया बोला है, जीवन में करके देखते हैं, ये कुछ नया बोला है, जीवन में करके देखते हैं। जब फेंग शुई नहीं आई थी तो ना, तो बहुत लोग उसमें गए थे, लेकिन फिर बाद में सब बोले नहीं नहीं ये फालतू की चीजें हैं, ये सिर्फ व्यवसाय है जी। भी जीवन में तो खुशियां आनी चाहिए ना। और वेद विधि के अनुसार जो फेंग शुई की जो अपनाई थी ना, जो विधियां वेद मंत्रों के अनुसार में या देवताओं के अनुसार में जो रेमेडी अपनाई थी वो तो आज भी चल रही है। जी, तो जी। इसलिए वेद विधि को, वास्तु को ही अपनाना चाहिए। चलिए, ये शंका भी दूर हुई। अब इन सब शंकाओं के बीच में एक नई चीज पैदा होती है कि वास्तु को लगाने में, उसका उपयोग करने में, उसको निर्धारित करने में, अपने घर को, अपने सुख संपत्ति को थोड़ा सा बचाने में, बढ़ाने में हमको कुछ उपाय करने पड़ते हैं। अब उन उपायों में तमाम चीजें आती हैं, उन तमाम चीजों में आती है एक घड़ी। जब घड़ी शब्द आता है तो एक समय की भी घड़ी होती है और एक देखने वाली घड़ी होती है। एक पल होते हैं, निमिष होते हैं, एक घंटा होता है, एक दिन होता है। इनमें किस घड़ी का क्या भरोसा है और कौन सी घड़ी किस तरह से रखी जाए? हम भी घड़ी पहनते हैं। यानी सीधी भाषा में बात कहे तो आप कलेजा निकाल लेते हैं सबका, है ना। बीस हर के हृदय की बात कर लिया आपने जी। भी। समय तो महत्व है नहीं, जीवन में समय कैसा चल रहा जी। है, समय की तो महत्व तो है ही। जी, जी। अब घड़ी जो है ना, घड़ी सबसे पहला तो रिप्रेजेंट करती है सूर्य को। जी। सूर्य को इसलिए करती है कि सूर्य का जो मंत्र है वो हर पंचांग में भी यही मिलेगा, सूर्य की प्रतिष्ठा में भी यही मिलेगा और वेद में भी सूर्य का यही मंत्र मिलेगा, जो एक मंत्र विशेष है वो हरि ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्ना मृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। इस मंत्र का अर्थ समझते हैं। आ यानी आत्मा, कृष्णेन यानी कृष्ण। ब्लैक होल की जो थ्योरी है ना वो यहीं से है। ब्लैक होल की भी, कृष्ण का तो सूर्य में क्या लेना देना। तो ये ब्लैक होल की थ्योरी, क्योंकि वेदों के एक एक शब्द में ना पुराण लिखे जाते हैं, तो ये कृष्ण यहाँ ब्लैक होल की थ्योरी है। आ कृष्ण रजसा यानी वो रजोगुणी है और वो राजा है। रजसा वर्तमानो, वर्तमान किससे बनता है? सूर्य से बनता है। वर्तमानो निवेशयन यानी निवेशयति ये शब्द है, यानी बर्फ में जल निवेशित है, तो जल ही तो बर्फ है, बर्फ ही तो जल है। जी जी। हाँ, तो वैसे वर्तमान का मतलब ही सूर्य है। वर्तमान जो बनता है वो सूर्य से ही बनता है। वर्तमानो निवेशयन मृतंच यानी मृत, यहाँ पे वापस ब्लैक होल की थ्योरी आ गई। और अमृत यानी जो अमर है, वहां जो अमर है। तो घर में जो घड़ी है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, यानी घर में सबका समय कैसे चल रहा है। और हाथ में जो घड़ी होती है, कलाई में जो घड़ी होती है ना, वो शनि को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, उठते हैं, ये करना है, टाइम देखते हैं, ऑफिस जाना है, कितने बज गया, टाइम देखते हैं, कोई भी काम करना हो तो हम टाइम देखते हैं। जी, जी। तो हम स्वयं की कर्म करने के लिए, तो हाथ की जो घड़ी होती है वो स्वयं की होती है। तो इसलिए हाथ की घड़ी में तो क्या है कि हमें जो चाहिए, यानी बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहिए तो बुध बुद्धि का मालिक है, तो बुध का कलर कौन सा है भाई? बुध का ग्रीन कलर है। बुध का जो पानी का कलर होता है स्काई ब्लू, वो कलर है। तो उस तरह की घड़ी पहनाएं। और घर में जो घड़ी है वो सूर्य के जैसे लगाएं।
और सूर्य के स्थान में लगाएं तो वो बहुत शानदार रहती है। अब घड़ियों में भी क्या है, एक एक चीज बहुत मायने रखने वाली थी। वो डायल किस कलर का है, वो डायल किस कलर का है, अगर वही वो व्हाइट है और वो व्हाइट में शुक्र के जैसा है कि व्हाइट में चंद्रमा के जैसा है तो वो पीसफुल होगा। 3 घड़ियां दी बेस्ट होती है। पहली गोल्ड होती है, सबसे पहली गोल्ड, दूसरा है सिल्वर कलर की, तीसरा है ब्लू कलर की। अब गोल्ड कलर की घड़ी यानी प्रीमियम लोगों से जोड़ने का, प्रीमियम लोगों के साथ बैठने का, हर चीज प्रीमियम पाने का एक जज्बा देती है। लेकिन एक चीज है, जिनका जन्म कुंडली में लग्न वृक्ष और तुला हो, उनको गोल्डन घड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि शुक्र का जुपिटर है वो एंटी है, यानी दुश्मन है जी। और दुश्मन को कभी भी जीवन में बढ़ने नहीं देना चाहिए और पनपने नहीं देना चाहिए। तो वो एनर्जी वो कैरी करती है। तो इसलिए जीवन काल में सबसे बढ़िया गोल्डन घड़ी, और उसमें भी क्या नंबर होते हैं ना, 12 नंबर जो होते हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 नंबर होते हैं वो एजुकेशन को, यानी जिसमें 3 नंबर मिसिंग और बच्चे को दे दी जाए तो उसमें एजुकेशन मिसिंग। 6 का मतलब हो गया कि लग्जरी मिसिंग या वाइफ मिसिंग, और 9 का मतलब हो गया कि एनर्जी मिसिंग। तो ये 3, 6, 9 तो बहुत जरूरी है और वो बड़े अक्षर हो। और इसमें कांटे भी बड़े महत्व रखते हैं, क्योंकि नंबर्स का मतलब होता है तो आपके गोल, और कांटे का मतलब होता है आप। तो अगर कांटे नंबर्स को छू नहीं रहे हैं तो आप जीवन में गोल को छू नहीं पा रहे हो, जी जी जी, गोल से दूर हो। और अगर आपका कांटा अगर नंबर्स को छू रहा है, पार कर रहा है, तो हर एक गोल आपको इजीली मिल जाता है। वाह। अगर वहां पे भी स्पेस रह जाए कांटों के बीच में, तो यानी जीवन में और धन संचय नहीं रह पाता। इस तरह से घड़ियों की बहुत बड़ी जबरदस्त एनालिसिस की जाती है फिर घड़ियों के बारे में। वाह, बड़ी विशद जानकारी दी आपने, और बहुत ही आपका धन्यवाद। ये एपिसोड बड़ा अच्छा रहा। मैं चाहूंगा कि दर्शक हमारे इसको देखें, न सिर्फ देखें, अपने बच्चों को भी समझाएं, ताकि उनको पता चले कि हाँ, पुरखे किस तरीके से धरोहर रख गए हैं जिसको हमें सीखना चाहिए। और मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि आपसे फिर मुलाकात हो, अच्छी बातें सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न आते रहे, हम आशा करते हैं आएंगे और हमारे गुरुजी उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।